जय हिंद प्यारे बच्चों, एजुकेशन ऑफ विशाल सर में आपका स्वागत है। मैं विशाल कुमार आज लेकर आया हूँ आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स से रिलेटेड, जो नेवी, एसएससी, रेलवे में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो ज़्यादा बातें न करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर, क्वेश्चंस की ओर। पहला ही क्वेश्चन है 2022 में आया हुआ, 2022 में आया हुआ अग्निवीर 2022। थिकनेस बढ़ा लेते हैं। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? अपने पास पहुंचने वाले प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए शीतल होते हैं क्या? उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं, प्रकाश भेदन नहीं होने देते हैं। प्रकाश जो चुभता है हमें उसे नहीं होने देते हैं। सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं। एक पता ये कोई भी कपड़ा है, वाइट कपड़ा या ब्लैक कपड़ा, वो पूरी तरह शीतल कर सकता है क्या? नहीं ना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें? बी। अपने पास जो भी प्रकाश आता है उसे परावर्तित कर देते हैं, और जो काले कपड़े होते हैं वो अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण हमें गर्मी अधिक लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है उसकी विशिष्ट ऊष्मा पर, उसकी गुप्त ऊष्मा पर, अपने अपने तापमान पर, ऊष्मा की अपनी अपनी मात्रा पर। देखिए, जो ऊष्मा होती है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है, यानी कि अधिक ऊष्मा से कम ऊष्मा की ओर स्थानांतरण होती है। ठीक है, तो वो अपने अपने तापमान पर निर्भर करती है। किस पर करती है? अपने अपने तापमान पर निर्भर करती है। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या है? ऊष्मा जो हम घरों में यूज करते हैं, लाइट, वो ले लीजिए। देखिए, विद्युत का ऐसा मात्रक क्या था? एम्पियर। ठीक है, और ऊष्मा का ऐसा मात्रक क्या रहेगा? जूल। इसे जो मापते हैं हम कैलोरी, किलोमीटर में भी नाप सकते हैं, कैलोरी में भी माप सकते हैं, लेकिन जो मात्रक पूछा है इसमें, ना कि मापन पूछा, तो जो मात्रक होता है वो होता है जूल। मापते से हम कैलोरी में भी है, कैलोरी किलोमीटर में भी, और जूल किलो में भी है। ओके, नेक्स्ट, 20 सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें क्यों फट जाती हैं? जब ठंड ज़्यादा पड़ती है कुछ देशों में, तो वहाँ पानी की पाइपें फट जाती हैं। वो किसका कारण होता है? क्योंकि पानी जमने से फैलता है, पानी जब जमेगा तो फैलेगा। पानी की पाइपों के संकुचन कारण जब ठंड पड़ती है तो पाइप सिकुड़ जाता है क्या? उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण होता है ऐसा। फिर सभी के संयुक्त प्रभाव से, यानी तीनों का संयुक्त प्रभाव से क्या होता है? देखिए, जब पानी बर्फ अवस्था में बदलता है तो वहाँ पर जो उसका आयतन है वो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है, जिसके कारण वो पाइप उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसीलिए वो पाइप फट जाता है। तो पानी की पाइप नहीं, कौन सा रहेगा? क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। क्या रहेगा? जमने पर पानी फैलता है, उसके आयतन में वृद्धि होती है। उसी मान को डैश मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो ऊष्मीय मान है उसे किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? kn बटे kg, kj बटे kg, kw बटे सेकेंड, अपॉन में ले लीजिए kcl अपॉन सेकेंड है यहाँ पर। ठीक है, जो ऊष्मीय मान होता है उसे हम kj बटे kg में डिनोट करते हैं। किस में डिनोट करते हैं? kj बटे kg में, किलो जूल बटे किलोग्राम। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या ऐसा होता है, जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें ऐसा क्या होता है, जो खाने के जो सामान होता है उसे बचाते हैं, खराब नहीं जल्दी होने देते। इसके न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाती है।
इसके न्यूनतम तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं, इसके न्यूनतम तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं, या खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देता है? बताइए जल्दी। ये खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देता है, ऐसा हो सकता है क्या? अब किसी भी चीज़ का टेम्परेचर तुम कम कर दोगे तो उसमें खाद्य पदार्थों के जो रोगाणु होते हैं वो खत्म हो जाएंगे? नहीं हो सकते। हमेशा याद रखना, कभी नहीं हो सकता ऐसा। तो ये हमारा खत्म। इसके न्यूनतम तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं, पर रोगाणु जो होते हैं वो जम जाएंगे क्या? ये भी। इसके न्यूनतम तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं, मर जाएंगे क्या? इसके न्यूनतम तापमान पर जीवाणु फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। उसका न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए? 3 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय रहते हैं। कितना न्यूनतम तापमान रहना चाहिए? 3 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक। आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता, जो आर्द्रता होती है, आर्द्रता क्या होती है ये बता दीजिए मुझे। नमी। क्या होती है? नमी। जो मौसम में नमी होती है उसी को आर्द्रता कहते हैं। उसे किस में व्यक्त किया जाता है? ग्राम में, किलोग्राम में, प्रतिशत में, अनुपात में? हमेशा आपेक्षिक आर्द्रता होती है वो उसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। किस में? प्रतिशत में। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान में पानी को विस्थापित कर देता है, समान में पानी को विस्थापित कर देता है। अब देखिए, किसी भी पानी में किसी कंकड़ को फेंकोगे तो वो जितना भारी होगा पानी को विस्थापित कर देता है, उतना ही जितने वो जगह घेरेगा उसे पानी को वहाँ से हटा देगा। क्या कर देगा? हटा देगा, विस्थापित कर देगा, हटा देगा। तो देखिए, एक छोटी सी मैं बात विस्थापन और दूरी में थोड़ा अंतर बताना चाहता हूँ तुम्हें। जब देखिए किसी पाषाण को कोई व्यक्ति हटाएगा, उसने इस पत्थर को इस व्यक्ति ने हटाकर यहाँ रख दिया, हटा दिया, यहाँ से इधर खिसका दिया, तो ये क्या है? विस्थापित कर दिया, हटा दिया ना। क्या कर दिया? विस्थापित। और दूरी की बात कर दे तो ये क्या होगा? विस्थापित। विस्थापन कह दीजिए, विस्थापित कीजिए। और दूरी की बात करें तो कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ घूमते 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 वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? यहाँ पर। तो उसने कुछ तो दूरी तय की होगी, ये क्या रहेगी? दूरी। ठीक है, उसने यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय की है, यानी डिस्टेंस कवर किया है, वो है दूरी। और यहाँ से यहाँ तक उसने हटाया है, धक्का मारकर, फोर्स लगाकर, तो वो क्या होगा? विस्थापन। क्या होगा? विस्थापन। तो वो समान आयतन में पानी को विस्थापित करता है। किसमें? समान आयतन में। जितना उसका वजन होगा उतना ही पानी को वो हटा देगा। जैसे कि अब तुम किसी भीड़ में घुसा दिए जाओ तो अपने एरिया के, यानी कि जितना तुम कंज्यूम करोगे एरिया को, उसमें व्यक्ति को साइड करोगे ना, हटाओगे नहीं हटाओगे, उसी को कहते हैं विस्थापन। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक या गंभीर होता है। ठीक है, देखिए, भाप से जलना अधिक कष्टदायक या गंभीर होता है। क्यों? भाप का ताप बहुत अधिक होता है। भाप का जो ताप होता है बहुत अधिक होता है क्या? ऐसा हो सकता है? भाप एक प्रकार से गैस है, भाप एक प्रकार से गैस है, गैस तो है बिल्कुल, तथा यह काय को शीघ्रता से निम्नगन कर देती, काय यानी त्वचा को। ठीक है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, शरीर के काय में उपस्थित छिद्रों द्वारा भाप आसानी से प्रवेश कर जाती है। भाई, भाप जो होती है उसमें गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, क्या होती है? गुप्त ऊष्मा। निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का बाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? जो बाष्पन होता है वो क्वथनांक के कारण होता है। जिसका क्वथनांक जितना कम होगा उसका बाष्पन उतनी अधिक तीव्रता से होगा। जो मिट्टी के तेल का जो बाष्पन क्वथनांक होता है, कितना क्वथनांक? वो 150 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 300। और जल का 100 डिग्री पर ही तो जल उबलने लगता है। अल्कोहल का होता है 79 डिग्री और पेट्रोल का 95 डिग्री। तो सबसे कम किसका है? अल्कोहल का। सबसे कम क्वथनांक किसका? क्वथनांक 79 डिग्री किसका? अल्कोहल का। तो सबसे
जल्दी यानी तीव्रता से वाष्प अवस्था में कौन बदलेगा? अल्कोहल। ओके। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है? जो धातु भट्टी होती है जिसमें लावा पिघलाया जाता है यानी लोहे वगैरह को गलाया जाता है, उसकी बात कर रहा है। कौन सा उपयोगी रहेगा? पायरोमीटर, थर्मोकपल, थर्मोमीटर या थर्मिस्टर? कौन सा रहेगा? पायरोमीटर। ये 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान को नापता है। 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान को नापता है, क्योंकि 800 डिग्री सेल्सियस से निम्न में के तापमान को नहीं नापता है। ओके। गैस फ्लेम, ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? गैस फ्लेम, आपके घर में गैस तो जलती होगी, उसमें तो जो फ्लेम जलती है यानी जो फ्लेम लगती है, जो आग लगी हुई दिखती है, उसके सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? अग्निवीर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। किसमें? 2020 में। किसमें? 2020 में आया हुआ क्वेश्चन में। नहीं सॉरी, गलत टाइप हो गया ये। कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक हो गई है टाइपिंग। ब्लू जोन, नॉन लुमिनेंस जोन, नॉन लुमिनस जोन या लुमिनस जोन, डार्क जोन। गैस फ्लेम का सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? नॉन लुमिनस जोन। और एक क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में, एसएससी ने पूछा था कि जो गैस फ्लेम का जो सबसे गर्म भाग होता है उसका कलर कैसा होता है? ये भी कोई क्वेश्चन पूछने की बात है। उसने कलर तक पूछ लिया था, तो वो कलर होता है नीला। कैसा होता है? नीला। आपने आग जलता हुआ देखा होगा, उसमें नीला नीला जो कलर होता है वो सबसे गर्म भाग होता है गैस फ्लेम का। ताप उत्क्रमण होता है। क्या होता है ताप उत्क्रमण? ताप उत्क्रमण क्या होता है? जैसे जैसे हमारी जो ऊंचाई बढ़ती है तो उत्क्रमण में आने वाली जो कमी होती है, यानी जो ताप में जो कमी आती है, मौसम में जो मौसम के कारण उसकी तापमान में जो कमी आती है, उसी को उत्क्रमण कहते हैं। वो धनात्मक ह्रासवर्धन। जब ताप बढ़ेगा तो मौसम में कमी आएगी तो धनात्मक ह्रासवर्धन होगा। ताप बढ़ेगा, ऊंचाई बढ़ेगी और मौसम में कमी होगी, यानी तापमान में कमी होगी तो ऋणात्मक ह्रासवर्धन होगा। दोबारा समझते हैं। ताप उत्क्रमण होता है धनात्मक ह्रास दर, ऋणात्मक ह्रास दर, तटस्थ अवस्था या इनमें से कोई नहीं। ऊंचाई बढ़ने पर ताप में आने वाली कमी को ही उत्क्रमण कहते हैं। ऊंचाई बढ़ने पर ताप में आने वाली कमी को ही क्या कहते हैं? उत्क्रमण कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा रहेगा? क्या? धनात्मक ह्रासवर्धन। ठीक है। और ऊंचाई में आने वाली वृद्धि, ऊंचाई बढ़ने पर ताप में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? ऋणात्मक ह्रासवर्धन। प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का? नहीं। विद्युत ऊर्जा का, यांत्रिक ऊर्जा का, या ऊष्मीय ऊर्जा का? यांत्रिक ऊर्जा का नहीं हो सकता। कौन कौन से रहे? विद्युत ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा। वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा के रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? विद्युतीय ऊर्जा का। किसका होता है? विद्युतीय ऊर्जा का होता है। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग बना रहता है। जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कितने समय तक बना रहता है? 1/10 सेकंड तक, 1/8 सेकंड तक, 1/16 सेकंड तक, या 1/5 सेकंड तक? कितने समय तक रहता है? 1/16 सेकंड तक रहता है। कितने तक रहता है? 1/16 सेकंड तक। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें टैग लगाना भूल गए। 16, 17, 2020 3 साल आया हुआ क्वेश्चन है ये। सामान्यतः उत्तर दर्पण का प्रयोग में होता है। सामान्यतः उत्तर दर्पण का प्रयोग किस में होता है? किस में होता है? ठीक है, किस में होता है? थोड़ा एरर सही कर लेना। सौर चूल्हों में, जो सौर चूल्हे होते हैं उसमें होता है क्या? पश्चदर्शी दर्पण में, अग्रदीप का प्रतिक्षेपण में, प्रतिक्षेपक में, या नेत्र अंतर्दर्शी में?
भाई उत्तल दर्पण का जो प्रयोग होता है वो हमें पीछे के दृश्य को देखने के लिए किया जाता है। किसका? उत्तल दर्पण का प्रयोग। वाहनों के जो शीशा होता है उसमें किसका कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण। ओके। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। वैज्ञानिकों ने 4 बल दिए, वैद्युत बल, नाभिकीय बल, गुरुत्वीय बल और चुंबकीय बल। तो सबसे सशक्त बल कौन सा है? नाभिकीय बल सबसे सशक्त बल है। ये सशक्त बल, ठीक है। और सबसे दुर्बल बल वो कौन सा है? गुरुत्वीय बल। सबसे दुर्बल बल कौन सा? गुरुत्वीय बल। सबसे सशक्त बल नाभिकीय बल। परिदर्शी या पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? परिदर्शी या पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? परावर्तन पर। किस पर? किस पर काम करता है? परावर्तन पर। ओके। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था और कब किया था? ठीक है। सैमुअल कोहेन ने, नरेंद्र कपानी ने, पर्सियल स्पेंसर ने, टीएच महिमान है। किसने किया था? नरेंद्र कपानी ने 1952 में। 52 में। कब किया था? 1952 में। ये कहाँ का व्यक्ति था? ये जन्मा कहाँ था? ये भारत में जन्मा था। इसका जन्म कहाँ हुआ था? भारत में। ठीक है। पर लेकिन ये कहाँ का था? ये भारत में जन्मा बेशक था, लेकिन इसका जो पोषण वगैरह हुआ वो विदेश में हुआ, यानी उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है। जब प्रकाश कांच से होकर पानी में जाता है तब नहीं हो सकता है। पानी से होकर कांच में जाता है तब नहीं हो सकता है। पानी से होकर वायु में जाता है कि तब नहीं हो सकता है। कांच से होकर पानी में जाता है। तो क्या कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारा इसका? पानी से होकर कांच में जाता है, क्योंकि पानी का जो परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, पानी का जो अपवर्तन होता है वो पानी कांच के परावर्तन से कम होता है, अपवर्तन से कम होता है। पानी का अपवर्तन कांच के अपवर्तन से कम होता है। ठीक है। कितना आता है? 1.33 पानी का। किसका? पानी का अपवर्तन। और कांच का 1.5 डिग्री सेल्सियस में रहता है। ठीक है। संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? परावर्तन क्षेत्र में, सूक्ष्म तरंग क्षेत्र में, दृश्य क्षेत्र में, अवरक्त क्षेत्र में। जो संक्रमण आयन होते हैं वो किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? दृश्य क्षेत्र में। किसमें? दृश्य क्षेत्र में। पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। जो दूर की वस्तु को देखने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पार्थिव दूरदर्शक, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शक या आवर्धन लेंस। किसका प्रयोग किया जाता है इन दूर की वस्तु को देखने के लिए? पार्थिव दूरदर्शक का। किसका? पार्थिव दूरदर्शक का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प ज्ञात ताप बजट की सही व्याख्या करता है? यह पृथ्वी की लंबी तरंगों के रूप में ताप विकिरण करता है। यह एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ताप हस्तांतरण करता है। यह आगत विकिरण तथा निर्गत विकिरण का संतुलन करता है। यह ताप की वह मात्रा है जो पृथ्वी सूर्य से ग्रहण करती है। जो ताप विकिरण होता क्या है? जो सूर्य से डायरेक्ट जो पृथ्वी पर जो किरणें आती हैं, निर्गत करती हैं, ठीक है, आती हैं या निर्गत करती हैं, उसी को क्या कहते हैं? ताप विकिरण कहते हैं। सूर्य से डायरेक्ट जो पृथ्वी पर आती हैं। तो यह आगत विकिरण तथा निर्गत विकिरण का संतुलन बनाए रखता है। क्या रहेगा इसका? ये सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ, अग्निवीर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रकाश के परिक्षेपण के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण। किसके कारण होता है?
प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण, ठीक है। जिस प्रकाश का जिस कलर का तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्ण जितना ही अधिक होगा। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस कलर का होता है? बेबिग्योर। बेबिग्योर तो आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, बेबिग्योर, ठीक है। सबसे कम होता है हमारा लाल रंग का, जिसके कारण सूर्यास्त और सूर्योदय के समय लालिमा छाई रहती है। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका रहता है? बैगनी रंग का। किसका रहता है? बैगनी रंग का। लिख देते हैं सबसे कम तरंगदैर्घ्य लाल, और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का, ठीक है। किसका? बैगनी, ठीक है। वेरी गुड। लेंस किससे बनता है? लेंस किससे बनता है? ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, रेलवे में पूछा गया, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पायरेक्स कांच का, फ्लंट कांच का, या साधारण कांच का, या कोबाल्ट कांच का। अब तो जो लेंस बनाने के लिए प्लास्टिक का भी यूज हो रहा है, एक्रोनिम प्लास्टिक। किसका? एक्रोनिम प्लास्टिक का। तो किसका होता है भाई? फ्लंट कांच का। किसका? फ्लंट कांच का। मर्चिका एक उदाहरण है भाई। मर्चिका किसका उदाहरण है? केवल प्रकाश के अपवर्तन का, केवल प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्णांतिक परावर्तन का, केवल प्रकाश के परिक्षेपण का। भाई जो मर्चिका है, आप कभी रोडों पर गए होंगे, जब भी रोड पर जहाँ गाड़ी चलाते हो वहाँ से आगे देखते हो तो वहाँ देखा होता है आपने पानी भरा हुआ सा लगता है तो मैं दूर से देखने पर लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो वो क्या होती है? मर्चिका। वो किसके कारण होती है? प्रकाश के अपवर्तन और पूर्णांतिक परावर्तन के कारण। किसके कारण होती है? प्रकाश के अपवर्तन और पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? सी। चलो घर चलें। जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच में कोई वस्तु रखी जाती है तो कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? 1, 2, 4 या अनंत? भाई समतल दर्पण के बीच में कोई वस्तु रखी जाएगी, दो समतल दर्पणों के बीच में, तो वहां पर प्रतिबिंबों की संख्या होगी अनंत। कितनी होगी? अनंत, इनफाइनाइट, गिना नहीं जा सकता, ठीक है। ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? ताप गतिकी को ही कहते हैं ऊष्मा गतिकी। क्या कहते हैं? ताप गतिकी को ही ऊष्मा गतिकी, ठीक है। ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? चार्ल्स नियम से, न्यूटन के शीतल का नियम से, शीतलन का नियम से, या ऊष्मा विनिमय से, ऊर्जा के संरक्षण के नियम से। ऊष्मा है, ऊर्जा है। भाई इसे याद कर सकते हो, ऊष्मा विनिमय नहीं हो सकता है, विनिमय नहीं हो सकता है। ऊष्मा गतिकी ऊर्जा के संरक्षण के नियम से संबंधित है। किसे? ऊर्जा के संरक्षण के नियम से संबंधित है। दो धातुओं का सोल्डन किसके गुण के कारण संभव है? दो धातुओं का जो सोल्डरन होता है, जैसे कि हम रेल की पटरियों को जो चिपकाते हैं, जॉइंट लगाते हैं, वो किसके कारण हो सकता है? प्रसारण के कारण, संयांता के कारण, पृष्ठीय तनाव के कारण, असंजन के कारण। भाई असंजन के कारण हो सकता है। किसके कारण? असंजन के कारण होगा उसका सोल्डरन। कैसे? ठीक है, क्योंकि देखिए किसी धातु को बहुत ज़्यादा पिघलाया जाता है तब उसकी पटरियों में डाला जाता है ना, असंजन के कारण वह उसकी छोटे छोटे पार्टिकल्स में, यानी बहुत पतली अवस्था में वो पहुंच जाता है उसके हर पॉइंट तक, जिससे जो पटरी है का बहुत अच्छी तरह से चिपक जाती है, यानी सोल्डरन हो जाता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी का, दूरबीन का, स्पेक्ट्रोमीटर का, या फोटोमीटर का? किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रोमीटर का। और कल के लिए जब भी आप इस वीडियो को देखें तो आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है।
चलो आसान से क्वेश्चन देते हैं। ओम किसका मात्रक है? किसका मात्रक है? इसका आंसर जिस बच्चे को भी पता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करे। अगर आपने वीडियो पूरी देख ली है और वीडियो अच्छी लगी है आपको तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।